हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री, और अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर हमारा चल रहा था फर्स्ट यूनिट, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं तो ध्यान से देखना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। बोर का परमाणु मॉडल मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर के परमाणु मॉडल के बेस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पूरा हो गया आपका। शेप्स ऑफ sp-df ऑर्बिटल आपका पूरा हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने पूरा करा चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको लास्ट में बताया था अबाउ का नियम, अबाउ नियम भी मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा ये पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है, 4 लेक्चर मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपका पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, हुंड का नियम क्या है, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन 4 टॉपिक को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउ का नियम मैंने आपको बताया था, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे अबाउ के नियम के बाद जस्ट अभी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हुंड का नियम। अबाउ के नियम में मैंने आपको क्या बताया था? अबाउ के नियम में मैंने आपको यह बताया था कि अबाउ ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है लो ऑर्बिट से यानी कि हाई ऑर्बिट की तरफ भरे जाएंगे। कैसे? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से हाई ऊर्जा स्तर यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाएंगे। अबाउ ने यह बताया था इस सिद्धांत के अनुसार जो सबसेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कैसा होगा, तो आपको उसे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जो है होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले स्तर में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद से उच्च ऊर्जा स्तर वाले में भरे जाएंगे। ये चीज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, इसका एक यहाँ पे इमेज मैंने आपको दिखाया था। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा, फिर उसके बाद से 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद से 3d, 3d के बाद 4p। इसी प्रकार से सिमिलरली जो है इलेक्ट्रॉन आपके फिल होते रहेंगे। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था आपके साथ में। अब बात करते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड के नियम में देखो, हुंड के नियम में सिंपल सी कमी क्या थी? अबाउ के नियम में सिंपल सी कमी ये थी कि इन्होंने ये तो बता दिया इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, लेकिन उनके भरने का क्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अबाउ ने क्या बताया? अबाउ ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ भरे जाएंगे, यानी कि कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाएंगे, लेकिन किस क्रम में भरे जाएंगे ये अबाउ ने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो इसी को किसने बताया? इसी को बताया हुंड साहब ने। किसने बताया? हुंड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाना चाहिए, किस क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाना चाहिए। किसने बताया? तो आप कहोगे सर ये बताया हुंड साहब ने। ठीक है, तो हुंड के नियम की खोज देखो कब किया गया था? तो आप कहोगे सर 1925 में हुंड साहब ने खुद ने की थी। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक हुंड कहा जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो आपको सर फ्रेडरिक हुंड। कब इन्होंने नियम को दिया? तो आपको सर 1925 में इन्होंने नियम को दिया। इन्होंने नियम क्या दिया, ध्यान समझना। इन्होंने नियम ये दिया कि जब किसी परमाणु के सबसेल में हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं तो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो उसके जो सब सेल में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि तब तक हम इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं बनाएंगे जब तक सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है फिल नहीं हो जाते। इन्होंने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रॉन को तब तक पेयर नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक साथ तब तक, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रखेंगे जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते हैं। अब ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप तुरंत बता दोगे कि सर पी सबसेल में आपने बताया था मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं पी सबसेल में? आपको सर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पी सबसेल में। पी सबसेल के लिए ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना बताया था? तो आपको सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपने बताया था इसका आधा यानी कि 3। तो कितने ऑर्बिटल आप बनाओगे? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाओगे। ठीक है, कितने ऑर्बिटल बनाओगे? यहाँ पे आपने 3 ऑर्बिटल बना दिया। पी सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक की संख्या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 3 होता है। ठीक है, और पी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था 6 होता है। तो हुंड साहब ने यह बताया कि हम तब तक इलेक्ट्रॉन, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसा नहीं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे, फिर 2 ऐसे, फिर 2 ऐसे, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, हुंड साहब ने मतलब कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं करेंगे। फिर कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे एक एक करके। एक एक करके करने का मतलब क्या है? एक एक करने का मतलब यह है कि पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। क्या समझना? अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हम इस प्रकार से नहीं फिल करेंगे। अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर उसके बाद से हम पेयर बनाएंगे। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर। ठीक है, 4 5 6 इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो आपके अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए था?
देखो होना कैसे चाहिए, गलती क्या नहीं करना चाहिए। अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दूं फिर उसके बाद से एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दूं, ठीक है, या फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दूं 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दूं, ये पूरी तरीके से गलत है, ये हुंड का नियम नहीं है। तो हुंड का नियम कहता क्या है आखिरकार, तो मैंने आपको बताया हुंड का नियम कहता है कि पहले आप सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, यानी कि एक इसमें कर दो एक इसमें कर दो एक इसमें कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर अगेन शुरुआत करोगे पहले ऑर्बिटल से, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, तो आपको चौथा इलेक्ट्रॉन जो है पहले जो है ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल की संख्या होगी, जैसे कि आपका ऑर्बिटल पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से आप कह सकते हो। क्लियर समझ में आया। तो हुंड का नियम क्या बताता है, हुंड का नियम बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन को किस क्रम में भरोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन पहले से ही दो दो करके पेयर बना करके चलोगे, आप इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके चलोगे, यानी कि एक इसमें भरोगे एक इसमें भरोगे एक इसमें भरोगे, फिर अगेन जो है वापस से भरना शुरू करोगे जितने इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सबसेल में भरा जाता है जैसे कि पीडीएफ उपकोष को, तो हुंड के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक करके भरते हैं, एक एक करके भरते हैं, यानी कि कैसे भरेंगे, सबसे पहले अगर 5 मान लो 3 ऑर्बिटल है तो हम कैसे भरेंगे, एक एक करके पहले भरेंगे, ठीक है, एक एक करके भरेंगे और वे समान दिशा में स्पिन करेंगे। वैसा नहीं कि एक एक करके हम इस प्रकार से भर देंगे कि अगर मुझे एक एक भरना है तो ऐसा नहीं कर सकते, एक इधर दिखा दे एक इधर दिखा दे एक इधर दिखा दे, ये बिल्कुल गलत होगा। हम कैसे करेंगे, समान दिशा में दिखाएंगे। समान दिशा का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक दिशा में इस प्रकार से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दिशा एक दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए तब तक हम इसे पेयर करना तब तक शुरू नहीं कर सकते, जब तक पूरे ऑर्बिटल में भर ना जाए, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही वे विपरीत स्पिन के साथ जो है पेयर होना शुरू करेंगे, यानी कि अगर हमने इस प्रकार से भरा है तब हम विपरीत यानी कि इस प्रकार से अब हम इसे फिल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या। तो चलिए एग्जाम्पल डाल के मैं आपको लिखा भी देता हूं, अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ तो किस प्रकार से आप एग्जाम्पल से समझाओगे, किस प्रकार से आप अपने एग्जाम्पल से समझाओगे। अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ इसको लिख लो, फॉर एग्जाम्पल डालना, क्या लिखना, एग्जाम्पल क्या लिखना, पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए, ठीक है। पी उपकोष के लिए हुंड का नियम क्या कहता है, तो आपको पी उपकोष में सबसे पहले हमको समझना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको सर पी उपकोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कहते हैं, तो आपको सर इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने मैक्सिमम, यानी कि इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और पी उपकोष के लिए दूसरा पॉइंट, पी उपकोष के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती है, तो आपको हो सकती है पी उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए, उपकोष के लिए कक्षक की संख्या कितनी होती है, कक्षक की संख्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल फॉर पी सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कितना होता है, संख्या कितनी होती है, तो अपोसर 3 होती है, कितनी होती है, तो अपोसर 3 होती है। अब मान के चलो हमारे पास एक एक करके 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ध्यान समझना, मान के चलते हैं हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं किस प्रकार से हम फिल कर सकते हैं। मान के चलो अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ या फिर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ, इसी प्रकार से अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ या फिर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ, तो मैं किस प्रकार से करूंगा, इसके बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो आपको 3 होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 3। अब 3 ऑर्बिटल बना लो, इस प्रकार से आपको बना लेने हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरे पेन से बना देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखे और आप समझ पाए, ठीक है। 3 ऑर्बिटल इस प्रकार से आप बना लो, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है। सेम ऐसे भी यहां बना लो, पहला दूसरा तीसरा, यहां भी ऐसे आपको बनाना है 3 ऑर्बिटल, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। 3 ऑर्बिटल सब में बना लो, 3 ऑर्बिटल आपको सब में बनाने हैं, क्योंकि पी सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो आपको 3 होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अब इसे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, अब चूंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये समझ लो 1 इलेक्ट्रॉन है ये। आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हो ताकि आप कंफ्यूज मत होना, 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आप लिख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो करना कैसे आपको, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं भरूंगा क्योंकि ये हुंड का नियम नहीं है। हुंड का नियम क्या करता है, हुंड का नियम कहता है कि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरने होंगे प्रत्येक ऑर्बिटल्स में, तो एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब 3 भरने हैं तो आपको पता है हुंड के नियम के अनुसार हम इसे इस प्रकार से बिल्कुल नहीं भर सकते, तो कैसे भर सकते हैं, हम इसे भरेंगे एक एक करके, कैसे, एक एक करके, और स्पिन की दिशा जो है एक समान होनी चाहिए, हम कुछ इस प्रकार से इसे फिल करेंगे। 3 4 भरना हो तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 और ये 4। 5 भरना हो तो 1 2 3 एक एक करके भर लिया। अब उल्टा दिशा में हमें चलाना है इसे, कैसे, उल्टा दिशा में, ठीक है। 5 6 भरना हो तो 1 2 3 4 4 5 एंड 6। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हुंड का नियम आखिरकार क्या कहता है, हुंड का नियम क्या है। समझ में आया, बिल्कुल सही से बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। अब आगे चलें, अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हुंड का नियम इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश वाले बच्चे जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे भी लिख लेंगे अपने तरीके से। ओके चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि परमाणु क्रमांक 30 तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। हर हाल में क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आपको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखने ही रखने हैं, गलती नहीं करना, भूल के भी आपको भूलना नहीं है। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूरा तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं 30 तक के आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कराऊंगा और आपको इसे करके आपको याद रखने, बहुत ही आसान वे में आपको कराऊंगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एसपीडीएफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने अगर बिल्कुल उसे पढ़ रखा है अच्छे से तो आपको बिल्कुल बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आएगा। हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो परमाणु क्रमांक बगल में लिख दिया मैंने, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। एक परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन जो एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आपको सर 1 होंगे। 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे दिखाना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s1। सर ये जो आपने 1s1 लिख दिया, ये जो आपने 1s1 लिखा है ये कैसे लिख दिया आपने, ध्यान समझो। ये 1s1 अगर मैंने लिख दिया तो ये मैंने आखिरकार कैसे लिखा है। दूसरा हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको सर दूसरे नंबर पे आता है, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2। अब इसे मुझे दिखाना होगा, कैसे दिखाऊंगा, इसे मैं दिखा सकता हूं 1s2, ठीक है। अभी समझना, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके किस प्रकार से मैं लिख रहा हूं इसे। लिथियम का अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 2s1, 5 तक का पहले लिख करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। बेरिलियम का कैसे होगा, बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, तो कैसे आप दिखाओगे, कैसे आप दिखा सकते हो 1s2 2s2, ठीक है। बोरान में कैसे दिखाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आपको सर 1s2 2s2 2p1। अब सर ये जो आप 1s2 2s2 2p1 आपने ये सारी चीजें लिख दिया, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 1s1, 1s1 का मतलब क्या है यहां पे, तो ध्यान समझना। 1s1 का मतलब यह है कि ये जो 1 है ये आपको बताता है ऑर्बिट, क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। तो मैंने आपको बताया था अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से सेल में भरे जाएंगे, तो आपको सर नाभिक के पास वाले में, नाभिक के पास वाले में n इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको सर नाभिक के पास वाले में n इज इक्वल टू यानी कि 1 होता है, और 1 यानी कि k कोष की बात कर रहे हैं, और k कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपने बताया था सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे। और F कोष के एक K कोष के लिए मैंने आपको सबसेल कितना बताया था, तो K कोष के लिए मैंने आपको सिर्फ एक सबसेल बताया था और वो बताया था S, और S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो आपको सर S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। बताया था नहीं बताया था, तो आपको सर बिल्कुल बताया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या है, तो आपको सर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, और n ये दिखा रहा है कि हमने सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल किया है वह K कोष में फिल किया है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में हमने जो है इलेक्ट्रॉन फिल किया है। अब n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में भी आपका उपकोष होता है, तो कौन सा उपकोष रहता है, तो आपको सर s उपकोष होता है, यानी कि s सबसेल होता है। s सबसेल को हम यहाँ पे डिनोट कर दिया हमने, s सबसेल में हमने यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसमें s सबसेल है,
अब s सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब चूंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया, समझ में आया। अब सेम वही फंडा है यहाँ पे 1s2 के लिए भी, देखो 1s2। अब चूंकि इसके पास हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये बताओ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरे जाएंगे, लो ऑर्बिट में, लो एनर्जी लेवल में। लो एनर्जी लेवल में सबसे पहला एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 यानी कि k कोस में। अब k कोस में हमने भरा यानी कि एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, तो आपको सर एनर्जी लेवल आपने भर दिया सर, यानी कि ये बताता है सेल में, और सेल यानी कि पहले सब सेल में, पहले सेल में आपने भर दिया, यानी कि पहले एनर्जी लेवल में आपने इलेक्ट्रॉन भर दिया। पहले एनर्जी लेवल में मैंने आपको बताया था सबसेल कितने होते हैं, तो आपको सर एक सबसेल होता है, कौन सा होता है, तो आपको सर एस सबसेल होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया एस सबसेल में मैंने इलेक्ट्रॉन भरा। एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो 2 ही थे ना हीलियम के पास में, तो मैंने यहाँ पे 2 दिखा दिया। कितना दिखा दिया, 2 दिखा दिया। समझ में आ गया होगा 2 चीजें। अब सर ये तो समझ में आ गया कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन था 1s2 करके आपने लिख दिया, लेकिन सर इसके बाद अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन था, ये 2s1 कहां से आया, पूछोगे ना। चलिए मैं आपको बताता हूं ये 2s1 कहां से आ गया, ध्यान समझना। 2s1, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर आप कहोगे सर पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले ऑर्बिट में अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल नहीं कर दिया क्या, तो आपको सर फिल कर दिया आपने। तो कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचे, तो आपको सर इलेक्ट्रॉन आपके पास में बचे 1। कितने इलेक्ट्रॉन बचे मेरे पास, मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 1 2 भर दिया, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो आपको सर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब मेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है उसे मुझे किसमें भरना चाहिए, उसे मुझे किसमें भरना चाहिए, तो आप कहोगे सर उसे जो आप भरोगे वो भर सकते हो 2s में। कैसे भर सकते हो 2s में, क्योंकि आपको पता है ये अगर एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है, तो आपको सबसे पहला कोष कौन सा दिखेगा, तो आपको सर कहोगे सर सबसे पहला कोष जो होता है k में s सबसेल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने भर दिया। फिर उसके बाद से आपका कौन सा कोष आता है, m आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 2 आता है। तो वही तो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 जो दिखा रहा है वो क्या है, तो आपको सर ऑर्बिट है, यानी कि सेल है सर, सेल क्या है, ऑर्बिट को दिखा रहा है। अब L वाले ऑर्बिट में यानी कि n इज इक्वल टू 2 हमने लिखा, तो M वाले ऑर्बिट में मैंने आपको ऑर्बिट में मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ सबसेल कौन से होंगे, तो आपको नंबर ऑफ सबसेल 2 होते हैं, यानी कि S होता है, दूसरा P होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो यहाँ पे 2 मेरे पास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मुझे कितने फिल करने हैं, तो 2 मैंने पहले फिल कर दिया, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे फिल किया, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, क्योंकि आपके पास 1 बचा था, और S में मैक्सिमम तो 2 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 बचा था, इसलिए आपने 1 यहाँ पे फिल कर दिया। समझ में आया, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे देखो बोरान में क्या हुआ कि एक पहला ऑर्बिट था, पहले ऑर्बिट में एक सबसेल s और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद से मेरे पास अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम जाएंगे दूसरे ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबसेल 2, एक s और एक p। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको सर 2 सर। अब 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास फ्री बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, तो आपको सर p वाले में चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया, जल्दी से बताओ। इतना मेहनत से समझाया होगा, सब अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्त नहीं समझ पाओगे। क्यों, क्योंकि सभी टीचर्स आपको जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखवा देंगे, इतना डिटेल में कोई आपको एक्सप्लेन करके नहीं देगा, ठीक है। इसलिए आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो समझ में, अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो मेरा इसका मतलब यह है कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होता तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता। अब कार्बन है, अब कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। अब इसे मुझे अगर फिल करना होगा तो कैसे करेंगे सर, पहले सेल में जाएंगे, ठीक है, चले गए। पहले सेल में S सबसेल होता है, ठीक है, चले गए। S सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 2, अभी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4। अब किस में जाएंगे सर, हम जाएंगे सेकंड सेल में। सेकंड सेल में कितने सबसेल 2, S और P। तो सबसे पहले हम S में भरेंगे, S में कितने मैक्सिमम, तो आपको सर S में मैक्सिमम 2। अब मेरे पास कितने बच गए, तो आपको सर 2 अभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2s के बाद यानी कि इसमें 2 सबसेल था, एक s और दूसरा p। तो अब किसमें मैं भरूंगा 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपको सर p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब चूंकि आपके पास 2 ही है तो आपने यहाँ पे 2 भर दिए, क्लियर। सेम इसी प्रकार से नाइट्रोजन का समझना, पहला इतना तो आपको समझ में आ गया होगा 2s2। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 4 के बाद मैंने यहाँ पे भर दिया 3, कितने हो गए 7। फिर से इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन 4 2 6 2 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 8 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालोगे। अब 9 का समझते हैं किस प्रकार से निकालोगे। 9 फ्लोरीन, ठीक है, 1s2
1s2 2s2 2p कितने हैं, तो आपको क्वेश्चन 9, 2 2 4 और बच गए 5, यानी कि 5 4 9। ठीक है, ध्यान रखना आगे 1s2 2s2 2p 6। अब देखो p सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपको सर p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब क्या, जब मेरा सोडियम आएगा, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मैं इस प्रकार से करूंगा, ध्यान समझना, क्या मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से कर सकता हूं क्या, ध्यान से बताना, आप बताना सही है या फिर गलत है। ठीक है, 1s2 2s2 2p7, क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ, क्या मैं यहां पे 7 लिख सकता हूं, तो आप कहोगे नहीं सर आप नहीं लिख सकते। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि आप बताओगे सर कि p सबसेल में मैक्सिमम सर 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, लेकिन आपने 7 लिख दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। तो कितना लिखूंगा मैक्सिमम में, तो आपको सर मैक्सिमम आप सिर्फ लिख सकते हो सर, मैक्सिमम अगर आपको लिखना है तो आप मैक्सिमम लिख सकोगे 6। कितना लिख सकता हूं मैक्सिमम, 6 लिख सकता हूं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे n इज इक्वल टू 3 में। n इज इक्वल टू 3 के लिए सबसेल कौन कौन सा बताया था, SPD, 3 सबसेल मैंने आपको बताया था। तो अब मेरे पास सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने, 11, तो 2 2 4 6 10 भर दिए, 10 भर दिए, एक मुझे भरना है, तो सबसे पहले किस में भरूंगा, s में भरूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं 3s1, क्या लिख सकता हूं 3s1। सेम उसी प्रकार से 12 को अगर आपको करना हो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 हो गए क्या। चलो नेक्स्ट वाला समझना, अब यहां पे देखना 1s2 2s2 2p6 3s3, क्या मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर नहीं सर आप 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि s सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका होता है, इसलिए जो है यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, आप 2 लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लो 2 लिख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन मेरा बच गया, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 6 12। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को मैं किसमें फिल करूंगा, तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन आप जाओगे p वाले सबसेल में, तो कितना कर दूंगा 3p1, क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो अब आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, ये वाला कंडीशन आपका सही है। समझ में आ रहा है, इतने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, कितने हो गए 13 हो गए, 14 निकालते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1s2 यहाँ पे S2 लिखना, ठीक है, माफ करना, यहाँ पे p लिख दिया था मैंने 2s2, ठीक है, क्या लिखना 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब मैं तब तक इलेक्ट्रॉन फिल करता जाऊंगा जब तक मेरा p सबसेल में कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको करते रहना जब तक 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे नहीं हो जाते, तो जल्दी जल्दी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ठीक है, तब तक फिल करो जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। फास्फोरस का आपका परमाणु क्रमांक कितना है, तो आपको सिर्फ फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक आता है वो आता है 15 नंबर पे, यानी कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कैसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 3 15। सेम सल्फर का निकालो 1s2, सल्फर का निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ठीक है। चलिए 17 नंबर का निकालते हैं, ऐसे ही क्या निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 सॉरी 3p5, कितना आएगा 3p5 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17, ठीक है। आर्गन का निकालना हो, आर्गन का 18 कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। यहां पे देखोगे अब हमारे इलेक्ट्रॉन 3p6 यानी कि तीसरे सेल में भी हमारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे p सब सेल में पूरा हो गया है। अब किस में जाएंगे, अब मैं जाऊंगा इसके बाद किस में जाऊंगा, तो आपको सर इसके बाद आप जाओगे डी सेक्शन, किसमें जाओगे डी वाले में जाओगे। 3 में आपको बताया था n इज इक्वल टू 3 होगा, जिसमें 3 सबसेल SPD, SD मेरा फुल हो गया, P भी मेरा फुल हो गया। अब मुझे किसमें लेके जाना है, अब मुझे लेके जाना है D में। तो कैसे निकालूंगा पोटेशियम का, तो आपको उसे पोटेशियम का अगर आपको निकालना है 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6। अब यहाँ पे देखोगे 6 p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पूरे फुल हो चुके हैं। तो अब मुझे किसमें भरना चाहिए, अब आपको भरना चाहिए डी में। तो क्या मैं इसे 3d1 लिख सकता हूं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो अब मैं पूछूंगा अगर मैं इसे 3d नहीं क्यों नहीं लिख सकता, तो आप बताओगे सर भूल गए क्या? आपने ही बताया था कि आप बाउ का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3p के बाद किस में जाएंगे, 3p के बाद 4s में जाएंगे। क्या मैंने बताया था? हाँ सर बिल्कुल बताया था, भूल गए क्या? आपको नहीं भूलना है सर, आपने बताया, आप कैसे भूल सकते हो, है कि नहीं? यही बात है। इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3d हम इसलिए लिख सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में जाएंगे। कैसे मानूंगा कैसे? देखो यहाँ पे दिखाया होगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये रहा। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3p, और 3p के बाद देखो 3d यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3d के बाद किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे। 4s के बाद आपके इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। इतना ध्यान रखना, कभी गलती मत करना वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप बाउ का नियम जरूर याद रखना है। तो किसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेरे भाई? तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन सर आपके डी की जगह किसमें जाएंगे, तो आप कहोगे सर डी की जगह 4s में पहले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3d1 की जगह क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे सर 3d1 की जगह आप यहाँ पे लिखोगे 4s1। कितना? 4s1। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आपको पता है एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, भर लो। ठीक है भाई, भर लो। कैसे भरोगे? अब कैल्शियम भर लेना, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। अब देखो 4 का s सब सेल मेरा पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन जो भरूंगा अब d में भर सकता हूं मैं। अब किस में भर सकता हूं, तो आप कहोगे अब d सब सेल में आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब इस 3d1 को कभी कभी आप इस तरीके से ना लिख करके आप इस प्रकार से भी लिखा हुआ पाओगे। किस प्रकार से लिखा हुआ पाओगे, 3d1 इधर कर देगा एंड 4s2 इधर कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इधर देखना 3 3 3 देखो अच्छा लगता है एंड 4s2 ऐसे। अगर आपको इस तरीका से नहीं लिखना है, आपको बाउ का नियम याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4s2 आपने इधर लिख दिया एंड 3d1 आपने इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगा इससे। ओके, चलिए आपको याद रखने के लिए आप ऐसे लिखना, जरूरी नहीं है कि आप 3d1 पहले लिख दो उसके बाद 4s2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सेम इसी प्रकार से निकालते हैं टाइटेनियम का। किस प्रकार से निकालोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। ठीक है, वेनेडियम का निकाल लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। अब सेम क्रोमियम का निकालो भाई। क्रोमियम का कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये सही है? क्या क्रोमियम का मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही नहीं है। कैसे सही नहीं है भाई, कैसे कह सकते हो गलत है? तो आप कहोगे सर क्रोमियम आता है एक्सेप्शन में। क्रोमियम आता है किसमें, 24 नंबर पे जो क्रोमियम आता है वो एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है भाई, अपवाद में। अपवाद का मतलब क्या हो गया, अपवाद का मतलब ये हो गया तो कि आप इलेक्ट्रॉन 4s2 3d4 न लिख करके, यहां पे ध्यान समझना, आप 4s2 3d4 न लिख करके क्या लिखते हो, आप लिखते हो 4s1 3d5। 3d5 आप ये लिखते हो, क्या लिखते हो आप, ये चीज लिखते हो। बट सर ऐसा क्यों, लिखना तो हमें ऐसा चाहिए था, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अब मैं कहता रहा हूं अपवाद है। सर अपवाद का मतलब तो समझाओ, ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, आपको सर इलेक्ट्रॉन आपके अनुसार अगर इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए तो क्या होगा, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 4s2, ध्यान समझना, 3d4 लिखूं तो इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करके दिखाओ। इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करके कैसे दिखाओगे, तो आपको सर एस है तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड मतलब 1 ऑर्बिटल, और डी के लिए मैक्सिमम जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने, मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 और ये 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि एस सबसेल के लिए 1 ऑर्बिटल और डी सबसेल के लिए मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो कैसे भरोगे, आपको सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक इधर भर दिया मैंने, एक इधर भर दिया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4, लेकिन यहां पे देखो एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह गया। रह गया क्या, आपको सर बिल्कुल रह गया। तो इस वजह से ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि ये जो परमाणु होगा ना कम स्टेबल होगा, कम अस्थाई होगा।
इसका मतलब क्या है, ये आपका कम अस्थायी होगा। सर ये वाला कैसे कह सकते हो कि ज्यादा अस्थायी रहेगा, ये कैसे कह सकते हो कि सर ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसको भी ध्यान से समझना। 4s1 3d5 ये कैसे ज्यादा स्टेबल है सर, ध्यान से देखो, ये मैंने इस प्रकार से बना दिया s सबसेल के लिए और ये मैंने बना दिया d सबसेल के लिए। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझने वाली बात ये है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3d5 है तो इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, 1 2 3 4 5। अब क्या आपको ये सिमेट्रिक वे में दिख रहा है क्या ये आपको व्यवस्थित वे में दिख रहा है, सिमेट्रिक वे में आपको दिख रहा है, सिमेट्रिक वे में आपको दिख रहा है क्या, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अस्थायी होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ज्यादा अस्थायी होगा एज कंपेरिजन टू इसके कंपेरिजन में ये जो है आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी निकालते हैं तो 3d5 न लिख करके 3d5 न लिख करके इसका एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, सॉरी 4s2 न लिख करके हम क्या लिख देते हैं, 4s2 न लिख करके हम लिख देते हैं 4s1 और इसका एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं किसमें, 3d वाले सबसेल में हम इसे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि इसमें तो इससे परमाणु जो है आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए क्रोमियम एक सेक्शन में आता है, आपको ध्यान रखना है। और खास करके आपके एग्जाम में एक क्रोमियम का ही पूछा जाता है, वाइवा वगैरह भी होता है ना, तो एग्जामिनर आते हैं तो क्रोमियम का ही पूछते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया, आई होप जितने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो आप कैसे लिखोगे, आप इस प्रकार से न लिख करके आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन में हम सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 4s1 एंड 3d5 कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका हम इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। अब देखो क्या 24 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 19 19 5 24, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर क्या है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। अब सर वहां भी आपने 3d5 लिखा, यहां भी 3d5 लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन मुझे बराबर करने हैं ना, इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं उसी वाले में, तो पहले तो 4s2 भरूंगा फिर उसके बाद से 3d5, कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25 हो गए, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, अब निकालते हैं, किसका निकालेंगे, आयरन का। आयरन इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। इसी प्रकार से कोबाल्ट निकाल लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। निकेल का निकाल लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है भाई। कॉपर का निकाल लो, कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो आपको सर नहीं सर ये भी आपका गलत हो गया, गलत कैसे हो गया भाई, एक सेम वे में तो लिखा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29 ही तो हो रहा है, यहाँ भी तो 29 है, तब गलत कैसे हो गया। तो आपको सर क्रोमियम भी आपका किसमें आता, सॉरी कॉपर भी किसमें आता है आपका, ये एक्सेप्शन है, क्या है, ये भी अपवाद में आता है। अपवाद का मतलब सेम फिर से वही दिख लो, सेम फिर से वही देखने का मतलब, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, अगर मैं 4s2 और 3d9 कुछ इस प्रकार से लिखूं, ये आपका s के लिए और ये आपका d के लिए 5 मैंने बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सिंपल सा भर लेते हैं, 2 इसमें आ गया, 9 भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक खाली रह गया, ये पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये जो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक हम इसमें डाल देते हैं 3d जो d वाले सबसेल में डाल देते हैं, यानी कि इसे हम कर देते हैं 9 की जगह 10 और यहां से एक घटा देते हैं। अब कैसे होगा, ये बना लो s के लिए और इसे बना लो 1 2 3 4 5 हो गया d के लिए। इलेक्ट्रॉन भर दो, एक इसमें भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाता है, ये इससे जो है मोर स्टेबल हो जाता है, इससे ये मोर स्टेबल है, ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेरिजन टू किसके, एज कंपेरिजन टू इसके, ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये आपका एक्सेप्शन में आ जाता है। अब इसी वजह से हमें क्या लिखना पड़ता है, इसी वजह से हमें जो है यहाँ पे
इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, S वाले का एक इलेक्ट्रॉन हमें किसमें डाल देना होता है, S वाले का एक इलेक्ट्रॉन, S वाले का एक इलेक्ट्रॉन हमें D सबसेल में डाल देते हैं। इस वजह से यहाँ पे 1 हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे 10 हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। लास्ट रह गया आपका जिंक। जिंक का भी निकाल के दिखा देता हूं, कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। आई होप आपको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपने ये लेक्चर देखा है, इसके अलावा आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, पिछला लेक्चर देखा है, यानी कि केमिस्ट्री का लेक्चर 4 अगर आपने देखा है, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान समझना। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर आखिर किसे कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर असल में हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, कितनी दूरी पे है, ये हमें बताता है क्वांटम नंबर। ध्यान समझना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो है कितनी दूरी पे है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, किस स्थिति में है, वह बताने का काम करता है आपका क्वांटम नंबर। सिंपल से इतना समझ लो कि क्वांटम नंबर वह संख्या होता है जो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी देता है। हम उसे क्या कह देते हैं, क्वांटम नंबर कह देते हैं। अब कैसे स्थिति के बारे में जानकारी देगा, कैसे एनर्जी के बारे में जानकारी देगा, हम डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना आपको समझना है, क्वांटम नंबर वह संख्या होता है जो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि उसके पोजीशन और उसके एनर्जी लेवल के बारे में यानी कि उसके एनर्जी के बारे में जानकारी देता है, वो आपका होता है क्वांटम नंबर। क्या होता है वो आपका, तो आपका उसे क्वांटम नंबर होता है। ये संख्याएं बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन, क्या समझ है, ये संख्याएं में क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, उसकी ऊर्जा कितनी है, उसका एनर्जी कितना है और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है और वह किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये सारी जानकारी देती है हमें क्वांटम नंबर। कैसे देती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बस अभी इतना समझना। अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आप लिख करके आ सकते हो। क्वांटम नंबर वह संख्या होता है जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्वांटम नंबर हमें यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, उसकी एनर्जी कितनी है और वह किस डायरेक्शन, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है और वह किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है क्वांटम नंबर से। अब क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो क्वांटम नंबर आपके होते हैं 4 प्रकार के। क्वांटम नंबर कितने हैं, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। एंड लास्ट आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं चक्रीय क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में, ये 4 क्वांटम नंबर आपके लिखे गए हैं। इसी 4 क्वांटम नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, इसी 4 क्वांटम नंबर के बारे में यहां पे आपको पढ़ना है। क्लियर, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम नंबर के बारे में जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मुख्य क्वांटम नंबर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ध्यान समझना, मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमें क्या बताता है, आपने सर ये बता दिया कि जो क्वांटम नंबर होता है हमें ऑर्बिट के बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा के बारे में बताएगा। तो ये तो आपने बहुत सारी चीजें बता दिया, लेकिन सर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे स्थित है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन से नाभिक की जो है दूरी कितनी है और उसका ऊर्जा लेवल क्या है। सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, समझ में आया। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, तो आपको सर हम इसे जो है स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, हम इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एन इज इक्वल टू वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इतना ध्यान रखना, क्या नहीं हो सकता कि सर एन की वैल्यू जो होगी वह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। क्लियर, मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या नहीं हो सकता, तो आपको सर 0 नहीं हो सकता। अब चूंकि मैंने आपको देखो ये आपका एटम हो गया, एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये आपके क्या है, घूम रहे हैं। तो आपको सर ये इसके जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था, सिंपल सा जल्दी जल्दी समझाता हूं, ये आपका के एल एम और एन, ये आपका 1 2 3 4।
अब नाभिक के सबसे पास कौन सा है, तो आपको नाभिक के सबसे पास K, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद M, एंड उसके बाद से N। तो जैसे जैसे नाभिक से कोष आपका यानी कि ऑर्बिट दूर होता जाएगा उसी प्रकार से इसकी एनर्जी लेवल भी तो बढ़ती जाएगी। ये तो मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में ही बताया था, आपको पता होना चाहिए। यानी कि जैसे नाभिक से हम दूर होते जाएंगे आपकी उसकी एनर्जी कैसी होती जाएगी, इसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो एन की बढ़ती हुई मान के साथ इलेक्ट्रॉन के परमाणु के केंद्र से दूरी और ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां से देखो दूरी भी बढ़ रही है और एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। तो n इज इक्वल टू 1, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1 तो इलेक्ट्रॉन किस में होगा, n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा, n इज इक्वल टू 2 तो इलेक्ट्रॉन L सेल में होगा, n इज इक्वल टू 3 तो इलेक्ट्रॉन M सेल में होगा, n इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन N सेल में होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिखाना हो, अगर एग्जांपल मुझे वैसे दिखाना हो तो मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं। एग्जांपल अगर मुझे वैसे दिखाना हो तो मैं इसमें एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको 1s2, यहां पे मान लो 2s2, यहां पे मान लो 3p, कुछ भी लिख लो 1 2 3 4 5 मान लो लिख लिया, यहां पे मान लो मैंने लिख दिया 3d 3d10 मान लो लिख दिया, यहां पे लिख दिया मैंने 4s1। ठीक है, तो यहां पे जो ये मैंने लिखा आगे वाला नंबर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी कि ये क्या बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बता रहे हैं, ऑर्बिट के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के सेल यानी कि ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखने है। क्लियर, समझ में आया। मुख्य क्वांटम संख्या, बस इतना आपको ध्यान रखना कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और ऊर्जा के बारे में बताता है। मुख्य इलेक्ट्रॉन संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं और स्मॉल n की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो n के लिए वैल्यू होगी वह हमारा क्या होगा, यानी कि नाभिक से केंद्र की दूरी बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ हमारा जो है ऊर्जा लेवल भी बढ़ता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस प्रकार से दिखा सकते हो, उदाहरण के लिए यदि n बराबर 1 तो इलेक्ट्रॉन K सेल में, n बराबर 2 तो इलेक्ट्रॉन L सेल में, n बराबर 3 तो इलेक्ट्रॉन M सेल में और n बराबर 4 तो इलेक्ट्रॉन N सेल में उपस्थित होंगे। क्लियर, चलिए अब पढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। अब सेकंड नंबर पे आपका आता है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। कौन सा आता है, द्विगुणसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यह क्या बताता है, यह हमें जो है सबसेल के बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के सबसेल यानी कि उप कक्षा के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, द्विगुणसी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। यह हमें जो है सबसेल के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, सबसेल के बारे में जानकारी देता है। और l की जो वैल्यू होगी, l की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपको सर l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती है। कितनी होती है, 0 से लेकर के n-1 तक जो है इसकी वैल्यू होगी, तो आपको सर द्विगुणसी क्वांटम संख्या की वैल्यू होती है। क्लियर, जो कुछ भी मैंने आपको बोला सेम वही चीजें लिखी हुई होंगी। क्यों लिखी हुई होंगी, क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाया है, मुझे पता है कहां पे क्या चीजें लिखनी है। क्लियर, चलिए ओके। तो यह इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताता है, तो आपको सर यह इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है। इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होगा वह 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन सर आपने जो ये बोला कि सबसेल के बारे में बताता है, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला कि सबसेल के बारे में बताता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आया कि सर सबसेल तो आपने बताया 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं, सबसेल की संख्या कितनी, 4 कौन से, आपको सर S-P-D-F। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि S के लिए कौन सी वैल्यू होगी, P के लिए कौन सी वैल्यू होगी, D के लिए कौन सी वैल्यू होगी और F के लिए कौन सी वैल्यू होगी। बात तो सही कह रहे हो, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कैसे पता चलेगा आपको, आइए बताता हूं कैसे पता चलेगा आपको। लिख लो, यदि क्या लिखना है आपको, यदि if क्या लिखना है आपको, if n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 और n is equal to 4 यानी कि 4। ठीक है सर, लिख लिया हमने। क्या समझाना चाह रहे हो आप, अभी समझ जाओगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। n is equal to 1, अगर मान लो इस वाले वैल्यू को n is equal to 1 को मैं यहां पे पुट करूं, इस वाली वैल्यू में पुट करूं तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा, तो आपको सर जो L की वैल्यू होगी क्या होनी चाहिए, तो आपको सर L की वैल्यू जो आपने बताया वह होना चाहिए 0 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, मैंने यही बोला। अब n इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें n रख दूं,
n इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो क्या वैल्यू आएगी, तो आपको 0 से 1 माइनस 1 यानी कि 0 से लेकर के 0 तक, यानी कि क्या वैल्यू आई 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा 0, कितना लिख देता हूँ, सिंपल सा लिख दिया मैंने 0। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे मैंने 2 लिख दिया, कहां पे लिख दिया मैंने 2, अब यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, n इज इक्वल टू 2 ले लिया, 2 माइनस 1, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, तो आपको सर 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक मतलब सर 0 और 1, 0 और 1, तो सिंपल से मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे लिख दिया 1, कितना लिख दिया 0 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। अब 3 के लिए रख करके देख लो, कितने 3 के लिए रख करके देखो, 3 माइनस 1, 0 से लेकर के सर 2 तक। अब 0 से लेकर के 2 का मतलब क्या है, यानी कि 0 भी आएगा सर, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, आएगा नहीं, 0 और 2 के बीच में 1 भी तो आता है, यहाँ पे से लिखा हुआ है से, यानी कि 0 से 2 तक, तो 0 1 2 कितना आ सकता है, तब उसे 0 हो गया, 1 हो गया सर, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूं तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूं तो कितना आएगा, 0 से लेकर के 3 तक, इसका मतलब 0 1 2 और ये आ जाएगा 3, यही तो आएगा, तो आपको सर बिल्कुल यही आएगा। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज लिख दिया 0 1 2 3। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि जो L की वैल्यू होगी, L की जो वैल्यू होगी, L की जो वैल्यू होगी वह सबसेल के लिए 4 सबसेल SPDF, तो L की जो वैल्यू होगी वह आपके S सबसेल के लिए कितना होगा, S सबसेल के लिए आपका होगा 0। L की जो वैल्यू होगी वह S सबसेल के लिए कितना होगा, तो आपको होगा सर S सबसेल के लिए, इस सबसेल के लिए S सबसेल के लिए L इज इक्वल टू S सबसेल के लिए कितना होगा 0। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए L इज इक्वल टू P सबसेल के लिए क्या होगा, तो आपको सर P सबसेल के लिए होगा L की वैल्यू 1, P सबसेल के लिए L की वैल्यू कितना होगा 1। सेम उसी प्रकार से D सबसेल के लिए अगर आपसे पूछा जाए D सबसेल के लिए L की वैल्यू कितना होगा, तो आपको सर D सबसेल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो होगी 2। और सेम उसी वे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर F सबसेल के लिए D की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सर F सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सर 3 होगा। समझ में आया। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में n इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 1 तक होती है, ये हमें सबसेल के बारे में बताती है। सबसेल आपके 4 SPDF, तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 0 और P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए कितनी हो जाएगी, आपको हो जाएगा 3 L की वैल्यू। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आपको ये सारी चीजें क्या है ना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी किस प्रकार से कहां पे इसका यूज करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज कहां पे करना है, यही समझ में सोच रहे हो क्या, इसका यूज कहां करना है, मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वांटम नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर है आपका, तीसरा क्वांटम नंबर को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1s2 अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1s2, ठीक है, 1s2 के लिए 1 क्या है, तो आपको सर 1 बताता है सेल के बारे में, यानी कि किसके बारे में बताता है, तो आपको सर ऑर्बिट के बारे में बताता है, किसके बारे में, ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो S है वो S किसके बारे में बता रहा है, तो आपको सर S जो बता रहा है वह सबसेल के बारे में बताता है, S जो बताता है सबसेल के बारे में बताता है, यानी कि सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। और यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, तो आपको सर 2 यहाँ पे बताता है, 2 यहाँ पे बताता है कि नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल, PRESENT प्रेजेंट इन सबसेल, सबसेल। ठीक है, क्या कहोगे, यानी कि सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वह बताता है आपका ऊपर वाला संख्या। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम बात कर रहे थे किसके बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो आपका ऑर्बिटल के बारे में बताता है, उपकक्षक के बारे में बताता है, उपकक्षक के बारे में हमको बताता है। इसे जो हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, सॉरी इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम डिनोट करते हैं ML से। किससे डिनोट करते हैं, इसे ऐसे ML से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू -L से लेकर के +L तक होती है,
इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक इसकी जो है वैल्यू होती है, आपको याद रखना है। कितनी वैल्यू होती है, तो आपको सिर्फ माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक जो है इसकी वैल्यू होती है। तीन चीजें मैंने आपको बताया, तीन चीजें यहीं पे लिखा हुआ है, आपको लिखने समझ में नहीं आएगा, आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यह पी ऑर्बिटल के बारे में बताता है, इसे ml से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी माइनस एल से लेकर के प्लस एल के बीच में हो सकता है, जिसमें शून्य भी होगा। ठीक है, अब शून्य होने का मतलब क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अब समझना मेरे दोस्त, अगर मैं ले लूं मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं पी सबसेल का, पी उपकक्षक का। ध्यान समझना, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल पी उपकक्षक के लिए, पी उपकक्षक के लिए, पी सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए ये जो ml है, ml इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझना, चार सबसेल है आपके एसपीडीएफ, तो मैंने मान के चला जो पी सबसेल है उसके लिए मुझे ml की वैल्यू निकालनी है। कितना निकाल सकता हूं मैं, पी सबसेल के लिए ml की वैल्यू क्या होगी, तो ml निकालने के लिए ml की वैल्यू आपको पता है कहां से कहां तक होगी, तो आपको सर ml की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होती है, ये तो आपको पता है। क्या पता है आपको, ये आपको पता है कि ml की जो वैल्यू होगी माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होगी। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, तो आपको सर पी सबसेल की बात कर रहा है। पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू देखो यहां पे मैंने बताया था, पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना, तो आपको सर एक बताया था। कितना बताया था, एक बताया था, आपको ध्यान रखना है। पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था, एक बताया था। क्लियर, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलिए क्या बताया था, तो आपको सर पी सबसेल के लिए एल की जो वैल्यू आपने बताया था वो एक बताया था। तो अगर मुझे यहाँ पे देख लिया आपने पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू एक, अब मैं अगर यहाँ पे एल की वैल्यू एक पुटअप कर दूं, एल की वैल्यू एक पुटअप कर दूं, तो क्या ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा क्या, -1 से लेकर के +1 तक हो जाएगा। जल्दी से बताओ हो जाएगा क्या, तो आपको सर बिल्कुल हो सकता है। पी सबसेल के लिए ध्यान रखना, एल मुझे निकालना है, एल की वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बताया था पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू है कितनी है, तो आपको सर 1 है। यहाँ 1 अगर आप कहोगे ना सर 1 कहां से आया, तो 1 यहां से आया, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। यानी कि मुझे एल निकालने के लिए, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। और एल की वैल्यू मुझे पता चलेगी किससे पता चलेगी, तो आपको सर द्विगंशी क्वांटम संख्या से पता चलेगी। क्लियर, चलिए समझ में आया। तो अगर पी सबसेल के लिए ml इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, माइनस एल से लेकर के यानी कि -1 से लेकर के +1 तक। यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्पेस देकर के इस साइड लिखूं, स्पेस देकर के अगर मैं इस साइड लिखता हूं, थोड़ा सा इधर लिखता हूं। ठीक है, ml इज इक्वल टू क्या है, -l से +l तक। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है, चूंकि पी सबसेल के लिए चूंकि पी सबसेल के लिए L इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू संख्या है 1, L इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो अब इसलिए मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर दूंगा, ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml इज इक्वल टू हो जाएगा -1 से लेकर के +1 तक। क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 तक। अब चूंकि आपको पता है, क्या पता है, पी सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, आप हो सकते पी सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या लिखोगे, पी सबसेल के लिए ऑर्बिटल यानी कि कक्षक की संख्या कितनी होती है, कक्षक की संख्या पी सबसेल के लिए कक्षक की संख्या कितनी होती है, तो आपको 3 होती है सर, 1 2 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आई है -1 से लेकर के +1 तक। तो ये बताता है -1 को, ये बताता है -1 से प्लस, यानी कि यहाँ पे 0 भी तो आएगा। -1 से जब आगे बढ़ोगे तो -1 0 +1 +2 इस प्रकार से ही तो जाता है। तो -1 0 +1। ठीक है, यानी कि पहले ऑर्बिटल के लिए वैल्यू -1, दूसरे ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0, तीसरे ऑर्बिटल के लिए +1। नहीं समझ में आया होगा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अगर नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही आसानी से दोबारा से समझा देता हूं जल्दी में। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेता हूं डी सबसेल के लिए। डी सबसेल
डी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए, ठीक है, एम एल इज इक्वल टू क्या होगा? फिर से वही बात, एम एल इज इक्वल टू, चूंकि आपको क्या पता है, चूंकि आपको पता है एम एल जो होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक, प्लस एल तक होती है। डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितना है? डी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए एल इज इक्वल टू कितना वैल्यू है? तो यहां पे देख लो जल्दी से, जल्दी देखो यहां पे डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू सर आपने बताया था 2, कितना बताया था आपने? 2, तो वैल्यू कितना है? तो आपको सर 2। अब सेम यही निकाल लो, क्या निकाल लो? तो अब आपको निकालना है डी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए, सबसेल के लिए कक्षक की संख्या कितनी होती है, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? कक्षक की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है? तो आपको सर 5 होती है। अब 5 किस प्रकार से बनाओगे? आप इस प्रकार से 5 बना दो, ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से 5 बना दो जल्दी से, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, 5 होती है। इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई? तो आपको सर एल इज इक्वल टू 2 निकल करके आया। अब 2 मुझे मान रखना है, यानी कि -2 से लेकर के क्या रखूंगा? -2 से लेकर के -2 से +2 तक, क्या लिखूंगा? -2 से लेकर के +2 तक। तो -2 -2 -1 0 +1 +2, यही तो लिखूंगा ना, यही तो लिखूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चीजें समझ में आई हो तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्या दे रहा हूं, आप एक क्वेश्चन लिखना, आप एक क्वेश्चन लिखना मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन लिखना एफ सबसेल, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? आप लिखना एफ सबसेल के लिए, ठीक है, एफ सबसेल के लिए, एफ सबसेल, एफ सबसेल के लिए, एफ सबसेल के लिए एम एल, एम एल इज इक्वल टू क्या होगा? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताओगे। क्लियर? चलिए, चौथा नंबर पे जो आपका क्वांटम नंबर आता है वो आपका आता है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम संख्या को हिंदी में कह देते हैं चक्रीय क्वांटम संख्या। अब ये जो चक्रीय क्वांटम संख्या क्या बताता है? चक्रीय क्वांटम संख्या को हम डिनोट करते हैं एमएस से। किससे डिनोट करते हैं? एमएस से डिनोट करते हैं। यह बताता है इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता है सर, इलेक्ट्रॉन जो है किस दिशा में घूम रहा है। क्या बताता है? तो आपको सर यह जो है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यह किस डायरेक्शन में घूम रहा है। क्या बताता है? एमएस जो बताता है इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन आपके 2 दिशा में घूम सकते हैं, या तो आपके घूमेंगे क्लॉकवाइज, या तो आपके घूमेंगे क्लॉकवाइज, या तो आपको घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, या तो आपके क्लॉकवाइज या तो आपके एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही तरीके से घूम सकते हैं। अब हुंड के नियम के अनुसार अगर मान लो मुझे एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाना हो, हुंड के नियम के अनुसार अगर मुझे एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाना हो तो मैं इस प्रकार से दिखाता हूं, इस प्रकार से दिखाता हूं। तो ये वाला जो संख्या है, यानी कि ये वाला जो मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया इस तरफ वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन 2 ही दिशा में घूमते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, जो क्लॉकवाइज होगा इस प्रकार से दिखाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज को इस प्रकार से दिखाते हैं। क्लियर? अब ये जो क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है क्लॉकवाइज, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +1/2। कितनी होती है? +1/2। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक में घूम रहा है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। यही सारी चीज यहाँ पे लिखा गया होगा। क्लियर? समझ में आया? यह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसे ms से डिनोट करते हैं, ms से दर्शाया जाता है इसे, और इसका जो मान होगा वह +1/2 से लेकर के +1/2 या फिर -1/2 हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन घड़ी की दिशा में है, यानी कि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? आपको सर इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी +1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? वह होगी -1/2। कितना होगा? -1/2। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में बना करके आ सकते हो। कौन सा? ये वाला तो आपको पता है ऑलरेडी, ये चीजें आपको पता है, यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है। आप अपने एग्जाम में ये बना करके आ सकते हो। क्या बना करके आ सकते हो? इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की वैल्यू होगी, क्लॉकवाइज की जो वैल्यू होगी
वैल्यू, ठीक है, कितनी होगी 1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको सर उसकी जो वैल्यू होगी -1/2। ये आप अपने एग्जाम में बना करके आ सकते हो इस प्रकार से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं और उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आया कि इसका यूज कहां पे करते हैं वो समझ लो, वही आपके एग्जाम के लिए मायने रखते हैं और वही आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हालांकि पूछे ये भी जाएंगे क्वांटम नंबर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक, बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाना। चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन लिखना, क्या समझना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन जानते हो, ऑक्सीजन बिल्कुल सर जानते हैं, सांस तो उसी से हम लेते हैं, सांस ऑक्सीजन ही लेते हैं सर। ऑक्सीजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या, क्या क्वांटम संख्या ज्ञात करो, क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो। मैंने क्या बोला, फाइंड द क्वांटम नंबर, इंग्लिश में लिख लेना, फाइंड द क्वांटम नंबर for 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑक्सीजन, या फिर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन परमाणु के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, अभी जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, 4 क्वांटम नंबर समझाया है, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन निकाल करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले आपको चारों क्वांटम नंबर आने चाहिए। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर बताए, तो मैंने आपको 4 क्वांटम नंबर बताए। एक मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हमने डिनोट किया n से, किससे, n से डिनोट किया। दूसरा मैंने आपको बताया द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको मैंने डिनोट किया l से। तीसरा मैंने आपको बताया मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसको मैंने डिनोट किया ml से। चौथा मैंने आपको बताया चक्रीय क्वांटम संख्या, जिसको मैंने बताया कि डिनोट करते हैं ms से। तो यही आपको चारों निकालना है। n इज इक्वल टू क्या, l इज इक्वल टू क्या, ml इज इक्वल टू क्या एंड ms इज इक्वल टू क्या होगा। यही चारों चीजें आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप मुझे बताओ। अब ऑक्सीजन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन को हम ऐसे डिनोट करते हैं O से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा सर वो होता है 8 होता है। ठीक है सर 8 होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर 8 है तो 1s2 2s2 एंड 2p4, यही तो होगा। सर बिल्कुल यही होगा, 1s2 2s2 2p4 यानी कि 4 2 6 2 8 हो गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑक्सीजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है। अब देखेंगे 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 5 6 7 8। यानी कि इस वाले में ध्यान से देखो, इस वाले में क्या इलेक्ट्रॉन 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, 6ठे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, 5वें नंबर वाला, 6ठे नंबर वाला भी, 7वें नंबर वाला भी, 8वें नंबर वाला भी किसमें होगा, तो आपको 2p4 में होगा नहीं होगा। अगर 4 यहां पे रह गए तो 5 6 7 8 यहां तो होंगे, यहां होंगे बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं इसमें 7वां इलेक्ट्रॉन भी होगा नहीं होगा, 7वां इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसी में तो होगा। आपको सर बिल्कुल इसी में होगा। इसको पकड़ लो, इसी को पकड़ के वैल्यू निकाल लो सारी, इसी को पकड़ना है, इसी को पकड़ के वैल्यू आपको सारी की सारी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं, कैसे निकालेंगे इसको आइए जानते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 2 है वो क्या है, ये जो 2 दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो 2 है यहाँ पे ये क्या है, तो आप कहोगे सर यही तो है सर हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, यही तो है हमारा सर मुख्य क्वांटम संख्या, यही तो है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि n इज इक्वल टू यही तो है सर 2। हमें तो n आसानी से मिल गया, n इज इक्वल टू क्या है, तो आपको सर n इज इक्वल टू 2, यही तो है, क्या है, यही तो है n इज इक्वल टू 2। दूसरा देखते हैं, अब L की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सर L हमें बताता है सबसेल के बारे में। सबसेल कौन सा है, तो सबसेल हमारा सर ये रहा,
अगर सबसेल के बारे में बताता है तो सबसेल ये रहा हमारा। सबसेल कौन सा है? तो सबसेल है सर सबसेल। ये क्या है? तो आपको क्वेश्चन सबसेल के बारे में बताता है और सबसेल है यानी कि P, और P के लिए जो वैल्यू मैंने आपको बताया था L का मान कितना होगा? P सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ। तो आपको सर P सबसेल के लिए जो आपने L की वैल्यू बताया था वो आपने क्या 1 बताया था? जल्दी से बताओ, क्या मैंने वो 1 बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, चेक कर लो। देखो अगर आपको याद नहीं है तो चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो कहां गया यार, ये रहा। P सबसेल के लिए L की वैल्यू कितना बताया था? तो आपको सर 1 बताया था। ठीक है, एक मैंने बताया था, कहा गया, आजा 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 आजा, ये रहा, यानी 1 बताया था। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपको सर L की वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी L की वैल्यू? तो आपको सर L की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आप मुझे बताओ चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? इसका फार्मूला क्या था? तो आपको सर इसका जो फार्मूला था वह था सर आपका -L से लेकर के +L तक, -A से लेकर के +L तक इसका फार्मूला था। और L की वैल्यू कितनी आई है? तो आपको सर 1 आई है, यानी कि -1 से लेकर के +1 तक आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? -1 से लेकर के +1 तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, हम कहां से? और -1 से +1 का मतलब यह है कि -1 0 और 1, -1 0 और 1। अब मैंने आपको क्या बताया था तो चूंकि यह P सबसेल है, चूंकि P सबसेल है तो P सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो आपको सर P सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वह होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसी की जो वैल्यू आपको रखनी है -1 0 एंड +1। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, लेकिन सर ये जो P सबसेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें निकालना है 7वें इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 4 यहां पे हो गए, 4 यहां पे, यानी कि इसी में कहीं ना कहीं 7वां इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 7वां इलेक्ट्रॉन। और फिल कर लेते हैं। 4 के बारे में भी बताए क्योंकि हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें सारा मतलब लेना देना है 7वें इलेक्ट्रॉन से। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चारों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके देख लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके देख लेते हैं। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? हुंड के नियम के अनुसार इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ किसमें आएगा? तो आपको फोर्थ इसमें आ जाएगा। फोर्थ किसमें आ जाएगा? फोर्थ इसमें आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ 7वां इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है, 4 ये हो गए थे, 5 6 7, 5 6 7, 7वां इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है हमें? अब वो सर 7वां इलेक्ट्रॉन मुझे यहां मिल रहा है। 7वां इलेक्ट्रॉन कहां पे मिल रहा है? 7वां इलेक्ट्रॉन मुझे यहां मिल रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू कितनी है? तो आपको सर इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वह है +1। तो क्या मैं ml = 1 लिख सकता हूं? ml = क्या मैं 1 लिख सकता हूं? तो आपको सर बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है? नेक्स्ट निकालना है हमें ms = क्या होगा? ms = यानी कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है? तो आपको ये मिला था हमें, ये मिला था सर में, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 7वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन है। तो इसका डायरेक्शन किस दिशा में? मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का डायरेक्शन दिखा तो कौन सा डायरेक्शन है? तो आपको सर क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन कैसा है? तो आपको सर इसका जो डायरेक्शन हमें मिला है वह मिला है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था? तो आप बताओगे सर क्लॉकवाइज की जो वैल्यू आपने बताया था वो बताया था +1/2। कितना बताया था? +1/2 बताया था सर आपने। याद आया? बिल्कुल याद आना चाहिए। ये सारा हटा देता हूं। अब जो आपका फाइनल आंसर निकल करके, सॉरी इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब जो आपका फाइनल आंसर निकल करके आया, अब जो आपका फाइनल आंसर निकल करके आया, क्या आया? जल्दी से बताओ, क्या फाइनल आंसर निकल करके आया? जल्दी से बताओ। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सिंपल सा ऑर्बिट। ठीक है, क्या आंसर निकल करके आया? तो आप सिंपल सा ये बता सकते हो सर जो हमारा आंसर आया वो आया n = 2, n = 1 एंड ml = +1, ml = +1 एंड ms = +1/2। क्या निकल करके आया? +1/2, +1/2 निकल करके यहाँ पे आ गया। आई होप आपको सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप सभी लोग इसे घर से करके आना, आप सभी लोग इसे घर से करके आना, जो मैं आपको कराने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल से बताया हुआ है। आप सभी के लिए होमवर्क, आप सभी स्टूडेंट्स अगर सच में मेरा वीडियो देखते हो, अगर वीडियो पसंद आता हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पे?
क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन के 7वें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया था, मैं यहाँ पे दूसरा आइटम दे देता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको सोडियम। ठीक है, आप मुझे ये बताना जो सोडियम है, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, यानी कि फाइंड द क्वांटम नंबर, फाइंड द क्वांटम नंबर, फाइंड QUAN क्वांटम नंबर, फाइंड क्वांटम नंबर फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। आप सभी लोग इसे मुझे घर से करके आना, आप सभी को बताना है, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, ml इज इक्वल टू क्या होगा, इसके अलावा ms इज इक्वल टू आपका क्या होगा। ये 4 वैल्यू आप सभी को मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे करके बता देना, जिसका आंसर सही होगा मैं अपनी तरफ से आपको अपना दिल गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हालांकि मैंने और लिखे हुए थे, जैसे कि आपका पाउली का अपवर्जन नियम है, बता ही दूं क्या? चलो पाउली का अपवर्जन नियम बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है ताकि आपका इसी लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सिंपल से देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है। पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है ये आपका आया था 1925 में। कब आया? 1925 में सिद्धांत आया। पाउली का फुल फॉर्म नाम था, इनका जो पूरा नाम था वो था वुल्फगैंग पॉली। वुल्फगैंग पाउली इन्हें कहते थे, वुल्फगैंग पॉली नहीं पाउली। ठीक है, क्या कर लेना, पाउली कर लेना, वुल्फगैंग पॉली इनका पूरा नाम था। अब किस बारे में था इनका, किस सिद्धांत जो इनका था किस बारे में था? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ही था। क्या समझाता था? इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को समझाता था। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के बारे में समझाता है। यह ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर आपने पढ़ा, इन्होंने ये बोला कि परमाणु का जो क्वांटम नंबर होता है, परमाणु का जो 4 क्वांटम नंबर आपने पढ़ा वो कभी भी किसी दूसरे परमाणु के लिए सेम नहीं हो सकता। या फिर हम बता सकते हैं एक एटम में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लो सोडियम का एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन है आपका 23 इलेक्ट्रॉन, कितने रहते, सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11। अगर मान लो सोडियम का 10वें इलेक्ट्रॉन की बात करें, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की बात करें, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की बात करें, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर होगा, इन दोनों के लिए क्वांटम नंबर जो वैल्यू आएगी, जो क्वांटम नंबर होगा, वो जो क्वांटम नंबर होगा कभी भी सेम नहीं आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा। ध्यान रखना, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी सेम एटम के लिए बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगा क्वांटम नंबर का, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम कभी भी नहीं आ सकता। 3 के सेम हो सकते हैं लेकिन चौथे का कभी भी सेम नहीं होगा। यानी कि 3 कौन कौन से 3 आपके, जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिवंसी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये आपस में 3 हो सकते हैं। ये भले ही आपस में अगर 3 हो जाएं, लेकिन चौथा यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। सेम एटम के लिए बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एटम है, सेम एटम के अंदर 10वां इलेक्ट्रॉन है, 11वां इलेक्ट्रॉन है, उसका उसका जो क्वांटम नंबर होगा, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन एक आपका कैसा रहेगा, एक आपका डिफरेंस रहेगा, एक आपका डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पिन क्वांटम संख्या होता है, स्पिन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इधर एक इधर। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी, एक सेकंड मैं लैपटॉप का चार्जिंग ऑन कर लूं, लैपटॉप बंद होने वाला है, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, अभी बंद हो जाता है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती, मेरा सारा मेहनत बेकार है। चलिए कोई नहीं, क्या कह रहा था, ये आपका अगर ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इसका +1/2, इसका -1/2, यानी कि आपका क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि सेम एटम में
अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 11 है, मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन चौथी कभी भी सेम नहीं होगी। अगर इसकी वैल्यू +1/2 है तो दूसरे वाले की -1/2 होगी ही होगी, इतना ध्यान रखना। फिर समझ में आया? क्योंकि आपको पता है ये अगर सेम हो जाएगा सब कुछ तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए क्या होता है, जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा, ताकि एक दूसरे से वो जो है आकर्षित होकर के रहे। ये समझ में आया? तो यही आपका पॉली का पॉइजन का नियम है, छोटा सा पॉली का पॉइजन नियम है। देखो क्या कहता है कि सिद्धांत विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। इस सिद्धांत का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होता है, यह जानने को बताता है क्या, पॉली का पॉइजन नियम। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अगर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु के किसी भी ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती। उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती। अगर 3 समान होगी तो एक जाहिर सी बात है हमेशा डिफरेंस रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा एक डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो वे दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में स्पिन होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उनका स्पिन क्वांटम संख्या ms जो है अलग होगा, यानी कि एक का +1/2 होगा और दूसरे का क्या होगा, -1/2 होगा। यानी कि अगर मान लो किसी भी ऑर्बिट में मान लो ये आपका एटम है, एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जो है k ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? आपका k ऑर्बिटल है। के ऑर्बिटल कह रहा हूं, सॉरी ऑर्बिट, के ऑर्बिट है। के ऑर्बिट में मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन का n इज इक्वल टू सेम हो सकता है। ठीक है, n इज इक्वल टू हो सकता है सेम ही, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, l इज इक्वल टू सेम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सबसे भी सेम हो सकता है। L इज इक्वल टू ms इज इक्वल टू चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या चूंकि L के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये भी आपका सेम हो सकता है। लेकिन सॉरी अब चूंकि ms जो है ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, यह कभी भी सेम नहीं होगा, यह सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। ये 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमेशा सेम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यही है आपका पाउली का पॉइजन नियम, जो आपके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके आ सकते हैं। इस प्रकार से आप बना देना कि मान लो कोई परमाणु हो, परमाणु के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में आपका क्या है, k ऑर्बिटल है, k ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन आपने 1 दिखा दिया, ये आपने इलेक्ट्रॉन 2 दिखा दिया। तब इलेक्ट्रॉन 1 के लिए n जो होगा ये आपका सेम दिखा देना दोनों साइड से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिख करके आना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे से सजा के लिख करके आना, क्योंकि जितना अच्छे से लिख करके आओगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, मान के चलो ये आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इधर लिख लो n इज इक्वल टू क्या है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और ms की वैल्यू। अब दिखाना क्या है, इसकी वैल्यू, अगर n की वैल्यू सेम हो सकता है, l की वैल्यू भी सेम हो सकता है, l की वैल्यू भी सेम होगा। अगर इसकी m की वैल्यू +1/2 है तो ये कभी भी सेम नहीं होगा, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर मान के चलो इसकी वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू आपका जो है 1 निकल कर आया है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है। लेकिन अगर इसका वैल्यू 1/2 है, +1/2 है, इसका वैल्यू +1/2 कभी भी नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू -1/2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, यही आपका पाउली का पॉइजन नियम, यही क्या है आपका पाउली का पॉइजन नियम है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, आपका समस्थानिक क्या होता है, समभारी क्या होता है, ये आपके टॉपिक्स सिलेबस में आपके नहीं है। अगर आप कहोगे चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको एक तरीके से जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, AE JEE के लिए जब आप जाते हो या किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हो, तो वहां पे आपका क्या कहते हैं, समभारिक वगैरह, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कहोगे आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, अगर आप कहोगे BTUP बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, अगर आप कहोगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे सर नहीं सर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ना, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना भाई, हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, और कुछ भी अगर आपकी डाउट हो कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा केमिकल बॉन्डिंग के लिए। केमिकल बॉन्डिंग चूंकि हमारा थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हो जाता है, लेकिन बहुत ही इतना आसान वे में आपको समझा दूंगा कि आप पूरी जिंदगी में नहीं बोलोगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।